Hello friends, class 9 social science economics chapter 2 people as resource. Friends, first let me say the introduction of this chapter people as resource. यानी आपको मालूम है people they are resource of our country. Population of a nation can be its assets rather than liabilities. यानी जो पॉपुलेशन होती है उनके जो मायने कोई भी कहीं पे भी प्रोडक्शन होता है तो पीपल के बिना पॉसिबल नहीं है। फार्म के अंदर या तो क्रॉप सोइंग करना है या तो हार्वेस्टिंग करना है तो पॉपुलेशन पीपल्स आर नेसेसरी देयर। पीपल एज अ रिसोर्स, कहीं पे भी लेबर वर्क करना है तो पीपल आर ऑल्सो नेसेसरी। सो इट refers to the country working people in the term of their existing productivity, skills and ability. यानी हर एक का डिफरेंट वर्क होता है, स्किलफुल वर्कर और उसकी जो एबिलिटीज हैं, सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटीज. व्हेन एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप्ड बाय बिकमिंग educated and healthy, it turned into human capital. So human capital, that means it is superior to other resources like land and physical capital as it use these capital and add the value to them. यानी कि ह्यूमन कैपिटल किस तरह, तो ह्यूमन ही वो सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ाता है। कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस पर प्रोसेस होता है, सो उसकी जो वैल्यू जो बढ़ती है वो ह्यूमन अपने आइडियाज अप्लाई करके उसको मार्केट में रेडी प्रोडक्ट लाकर उसको उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है। फर्स्ट वो रॉ फॉर्म में होता है और रॉ में से रेडी मटेरियल फॉर्मेशन करता है वो ह्यूमन। सो ह्यूमन इज ऑल्सो कैपिटल. Investment in the human capital via education and the medical care can give the high return in the future. यानी ह्यूमन के पीछे जो ह्यूमन एक कैपिटल है उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन या तो मेडिकल केयर, तो वो फ्यूचर के लिए उनके लिए बहुत ब्राइट इन्वेस्टमेंट माना जाता है. कैपिटल यानी कि कोई भी हमारे कंट्री में जो मेडिकल सर्विसेज है तो यानी कि जितने डॉक्टर अवेलेबल होंगे तो यानी इतनी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छे से सबको प्रोवाइड हो सकेगी. दैट मीन यानी कि ह्यूमन के एजुकेशन के पीछे अगर इन्वेस्टमेंट करते तो पूरे कंट्री को फायदा होता है. एनी कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन द ह्यूमन रिसोर्सेज. यानी कि जापान में देखते हैं तो वो लोग ह्यूमन के पीछे बहुत सारे मनी इन्वेस्ट करते हैं एंड जिसकी वजह से उनका रिजल्ट पूरे नेशन को मिलता है. दे डू नॉट हैव रिच नेचर रिसोर्सेज बट स्टिल दे आर कॉल्ड डेवलप्ड नेशन. यानी उनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है बट फिर भी जापान डेवलप्ड नेशन माना जाता है बिकॉज ऑफ वहाँ की जो ह्यूमन है, पीपल है, दे आर मोर स्किलफुल. ह्यूमन being perform a many activity which can be grouped into economic and non-economic activities. Now let me see economic activities. Now economic activity. Economic activity, it refers to those activity of man which is undertaken for monetary gain or to satisfy his or her wants. You know, economic activity of the workers, farmers, shopkeeper, manufacturer, doctor, lawyer, a taxi driver, teacher, etc. are falls under this category. तो ये सारी जो कैटेगरीज है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. कोई भी चीज के बिहाफ हमें जो भी मनी मिलते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी कोई भी सर्वेंट वर्क करता है तो उसके लिए वो भी वन टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट टीचर अपने बेटे को पढ़ाता है, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट टीचर स्कूल में पढ़ाता है, दैट मीन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ थर्ड पॉइंट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, नाउ मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. अब मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्केट एक्टिविटी. यानी कि इकोनॉमी यानी जिसके इनकम होता है तो दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको हम मार्केट एक्टिविटी भी बोलते हैं.
नॉन मार्केट एक्टिविटी आर प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। कोई भी आदमी अपने के लिए, फार्मर अपने खेत में खुद के लिए अनाज बोता है, यानी जो फसल खुद के लिए काटता है, सो वो सेल्फ कंजम्पशन हुआ। बट जो सरप्लस प्रोडक्शन वो बाजार में बेचता है, दैट इज अ मार्केट एक्टिविटी एंड देन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको ये याद रखना है कि नॉन मार्केट एक्टिविटी एंड मार्केट एक्टिविटी, यानी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ फोर्थ पॉइंट, non-economic activities. Let's see non-economic activity. Non-economic activity are one that are not undertaken for any monetary gains, यानी जिससे किसी ये मनी का फायदा नहीं होता, यानी कि कोई पर्सन किसी की सर्विस करता है फ्री ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट मैं आपको पढ़ाऊँ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द अनपेड एक्टिविटीज, यानी उसके रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिलता। अनपेड एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मेन सेक्टर्स, द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो 3 सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। The primary sectors it include the activity like agriculture, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फॉरेस्ट्री होती है, माइनिंग होता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। ये सारी जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी बेस पर होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर्स, यानी नेचर से हमें जो भी गुड्स मिलते हैं, यानी हम जो लैंड के अंदर से माइनिंग करके जो भी सारी चीज़ निकालते हैं, एनिमल के थ्रू हमें जो मिल्क मिलता है, ये सारी एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल के ऊपर से हम जो वूल शेयर करते हैं, तो वो भी एनिमल हस्बेंड्री हुआ। फिशरिंग, जो फिशिंग नेट के थ्रू हम लेक से, रिवर से या तो समंदर से फिश मार्केट में लेकर बेचते हैं, तो दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंड, इन द सेकेंडरी एक्टिविटी, फर्स्ट हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी, थर्ड टर्शियरी। Secondary activity manufactured in small or the large scale and construction activity are include the tertiary sector. Also it is called service sector. तो हम इसमें सारी चीज हम जो भी नेचुरली हम मिलते हैं, हमने बताया कि जो फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग और सब आएगा। और टर्शियरी सेक्टर में सारी सर्विसेज, जो भी आपको पोस्टल सिस्टम हो, टेलीकॉम सिस्टम हो, या तो बैंकिंग सिस्टम हो, LIC हो, दैट इज दे आर द सर्विस सेक्टर्स। They provides a various type of the services like a transportation, education, banking, insurance, health, tourism, etc. तो ये सारे सर्विस सेक्टर हुए, तो उसको हम टर्शियरी सेक्टर में डालते हैं। In India, the traditionally they 3 divisions of the labor between the men and women. So how they are the 3 divisions? आपको मालूम है कि उसके जो 3 डिविजन्स हम लेबर के डिवीजन को करते हैं, जैसे मैन के, वुमेन के, उसमें, और जो उसके बीच के 14 से लेकर 59 एज तक, अबाव 59 एज तक, बिलो 14 इयर्स एज तक, तो ये डिफरेंट है। एक्टिविटी ऑफ द वुमेन जनरली लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग फूड, washing of clothes, cleaning of utensils, housekeeping and looking after their children.
तो ये सारी जो एक्टिविटी है जो वुमेन के लिए, कि हाँ वो घर का काम करने का, यानी डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग करना, वॉशिंग क्लोथ्स करना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स करना, हाउस कीपिंग, ये सारी उनकी जो वुमेन एक्टिविटीज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमने पहले देखा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन अप्लाई देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो ह्यूमन अपना नॉलेज और स्किल अप्लाई करता है, सो हम ह्यूमन को भी कैपिटल मानते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिविटी नॉलेज एम्बोडाइड इन ह्यूमन बीइंग्स। पॉपुलेशन becomes the human capital when it is provided with the better education, training and healthcare facilities। यानी अगर ह्यूमन को ये अच्छा एजुकेशन दिया जाए, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाए, सो ह्यूमन इज अ कैपिटल। तो ह्यूमन को इस तरह कैपिटल माना जाता है, उसके पीछे इसलिए मनी इन्वेस्ट की जाते हैं, यानी कि लेबर को, अगर मैन्युफैक्चरर लेबर को पैसे देता है पर उससे ज़्यादा उनको फैक्ट्री से बहुत सारा मिलता है, तो दैट मीन द ह्यूमन को कैपिटल मानकर चलता है। अगर कोई भी वर्कर्स उनको नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी हमने बताया कि पॉपुलेशन की अलग अलग क्वालिटी होती है, कोई एजुकेटेड होता है, कोई नॉन एजुकेटेड होता है, यानी कोई लिटरेट होता है, कोई इलिटरेट होता है, यानी उनका जो वेजेस भी उसी के हिसाब से डिपेंड ऑन देयर स्किल्स, उनके स्किल्स के हिसाब से पॉपुलेशन को उनके वेजेस मिलते हैं, उसका सैलरी मिलता है, जो भी। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन देयर लिटरेसी रेट, लाइफ expectancy and the skill formation acquired by the people of the country। यानी कि हमें हमारे नेशन के लोगों को, हमारी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के लोगों को लिटरेट बनाना, यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ाना, किससे, तो कि मेडिकल सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर कर हमारे नेशन के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी, एंड स्किल फॉर्मेशन दैट मीन गिविंग द ट्रेनिंग देकर हमारे लोगों की, यानी कि लेबर हो या तो वर्कर जो भी हो, उसकी स्किल बढ़ाने का ये, सो इट इज अ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो जिससे हमारे लोगों की क्वालिटी इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ एजुकेशन। ये सारे चीज आप याद रखना, जो पॉइंट वाइज है सारे क्वेश्चन आंसर के, अगर आपने ये वीडियो देखोगे तो आपको हम सारे पॉइंट वाइज सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको हेल्पफुल होगा। सो रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, एनहांस द नेशन ऑफ इनकम एंड कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। एजुकेशन का रोल क्या है, तो एजुकेशन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ऑफ इससे हमारा पूरी सोसाइटी का ग्रोथ होता है। ऑल्सो द इनकम ऑफ द नेशन, यहाँ हमारे नेशन की इनकम भी बढ़ती है, यानी कल्चर रिचनेस, हमारे लोगों का कल्चर रिच बनता है, यानी हम इतने सिस्टमेटिक बन जाते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को, यानी कि सब में एक सेंस आ जाएगी, यानी लोग एजुकेटेड होंगे तो कहीं पे भी कहीं पे रोड पे भी कहीं कोई कचरा नहीं फेंकेंगे, कहीं पे थूकेंगे नहीं, तो ये सारा ये डिपेंड ऑन क्या होता है, एजुकेशन। अगर हमारे कंट्री का एजुकेशन बढ़ेगा तो ये पूरे नेशन को बेनिफिट होगा। इन a view, second thing, in a view of the contribution toward the growth of society, government expenditures on the education as the percentage of the GDP rose from 0.64% in 1951 and 52, यानी कि 1951 और 52 में गवर्नमेंट 0.64% जो हमारे एजुकेशन के पीछे उनका योगदान देते थे, and that increase in 2002 and 2003 it becomes a 3.98%.
So however our nation goal is expected 6% of GDP. अब हमारे नेशन का 6% तक ये GDP ले जाने का एजुकेशन का जो रोल है हमारे GDP में, तो वो टारगेट है गवर्नमेंट का कि उसको 6% तक ले जाया जाए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेसी इज अनइवन बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल. यानी मेल और फीमेल में ये अनइवन है बिकॉज ऑफ पहले के ज़माने में पास्ट में क्या होता था कि वीमेन को पढ़ाया नहीं जाता था. ओनली फॉर जो बॉयज़ एजुकेशन था, यानी गांव में स्कूल्स थी, दूर दूर जो स्कूल थी तो वहाँ पे कोई लड़कियाँ नहीं जाती थी. इसीलिए इन कि वीमेन और मैन के बीच में ये जो अनइवन लिटरेसी रेट हो गया है. बट नाउ ऑल आर मेल एंड फीमेल बोथ आर एजुकेटेड. अभी के सारे जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी वो लड़की हो या तो लड़का हो, सारे एजुकेशन हमारे कंट्री के अंदर वुमेन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई है और वुमेन एजुकेशन को एक एम्पावरमेंट दिया गया है. So males are more literate in past. So it also varies with the urban and the rural areas. Urban population is more literate compared to rural areas. तो यानी अर्बन एरिया में आप देखते हो बहुत सारे जो लिटरेट पॉपुलेशन दिखती है कंपेयर टू द रूरल एरियाज. There are 7.68 lakh schools by 2004 and 5, but education is diluted by the poor quality of the schooling and the high drop out rates. Sarva Shikshan Abhiyan is a significant the step toward the providing elementary education to all the children below 14 years. Below 14 years के नीचे के जो सर्व शिक्षण अभियान एक गवर्नमेंट के थ्रू जो बनाया गया और जिसके थ्रू बिलो 14 इयर्स के लोगों को एक एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ. नेशन के लिए ये हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, हमारे लोगों की हेल्थ होगी तो वो अच्छा वर्क कर पाएंगे. यानी कहीं फैक्ट्री वर्कर हो या तो कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, कहीं पे भी अगर हम लोगों की हेल्थ अच्छी होगी यानी दी हम वर्क मोर एंड मोर, एंड जिसकी वजह से हमारे कंट्री का GDP भी बढ़ेगा. Health is another very important component of the human resources. Development efficiency of the worker largely depend on their health. There has been considerable improvement in the country's health standards. For instance, the expectancy at the time of the birth in India rose 37.2 years in 1951. 1951 में only for जो हमारा life expectancy rate था, birth rate in तो 37.2 years in the 1951 में, and now it become in 2001 it is 63.9 years. Similarly, infant mortality rate has come down from 147 to 47 only in 2010. तो 147 से लेकर 47 ओनली हो गया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन 2010 में, यानी कितना डिक्रीज हुआ. सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 1 years ऑफ एज. फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले जिसकी डेथ हो जाती थी, यानी हमारी जो मेडिकल सर्विसेज बहुत वीक थी. अभी हमारा मेडिकल एजुकेशन जो इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल केयर ये सारा एक्सपांड हुआ और जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डाउन हो गया. इंडिया हैज बिल्ट अप द वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बट स्टिल मच मोर नीडेड टू बी डन. अभी हमारा इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है. इस तरह हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होती जा रही है. गवर्नमेंट particularly follow all the steps. Now unemployment भी जरूरी, यानी जिस लोगों को रोजगार नहीं मिलती तो हम उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि
कोई भी हमारे जो पीपल हैं, नेशन के पीपल, अगर रोजगारी नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से खाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when the people who are willing to work at the prevailing wages rate cannot find jobs. When we talk of the unemployment, कोई भी वेजेस में वो काम करने के लिए रेडी है और फिर भी उसको जॉब नहीं मिलता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट मीन उसको अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। वी रिफर्स टू दोज द एज ग्रुप ऑफ 15 से लेकर 59 तक, यानी 15 साल से ऊपर और 59 से बिलो। तो ये सारे के बीच में जो भी पीपल्स जो वो वर्क करना चाहते हैं कोई भी वेजिस पे, पर उनको वेज नहीं मिलता है, यानी वर्क नहीं मिलता है। सो चिल्ड्रन बिलो 15 years of age and the old people above the 60 are not considered while counting the number of unemployment, यानी कि 14 years से नीचे वाले पीपल और 60 से अबाउ पीपल वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं माने जाते, बिकॉज ऑफ 60 के ऊपर जो है वो रिटायर्ड है और बिलो 15 years है तो वो स्टूडेंट दे हैव टू कंपल्सरी एजुकेशन कंट्री के लिए बनाया गया है कि बिलो 14 years तक कोई वर्क नहीं कर सकता, यानी कहीं पे भी वर्क नहीं कर सकता, ऐसा लॉ बना है। तो यानी कि उसके नीचे जो है 15 years के नीचे और 60 के अबव तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लिया जाता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर देखते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग फार्मिंग के पीछे एंगेज हैं। हमारे वहाँ पहले इंडस्ट्रीज बेस कम था, पहले लोग फार्मिंग के पीछे 65 to 70% दे आर एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटी। बट other than seasonal unemployment occurs when the people fail to get work during some month of the year, यानी कभी कभी लोगों को सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी ये जो काइट फ्लाइंग में काइट बेचो, हाँ फायर क्रैकर्स में फायर क्रैकर्स बेचो, तो ये यानी सीजन वाइज, या तो फार्मिंग में भी कोई भी जैसे उनका जैसे बारिश की सीजन आई तो वो लोग फसल बोना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद कल्टीवेशन, तो ये उसका सीजन हुआ, तो सीजनल ही वर्क मिलता है, तो वो भी एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर काइंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द रूरल एरिया। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? ज्यादातर इट इज फाउंड इन द रूरल एरियाज, बिकॉज ऑफ कोई भी फार्म तो वहां पे एक फार्म के अंदर अगर 10 लोग काम करते हैं और जो वही वर्क 5 पीपल्स वहां पे करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्स्ट्रा जो 5 पीपल्स है दे आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो काम 5 पीपल से भी चला जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा 5% की जरूरत नहीं, बट दे आर ऑल्सो एंगेज इन देयर फार्म्स, और ये जो एक्स्ट्रा 5% है वो उसके फार्म में फिर भी एंगेज है, तो वो 5% जो एक्स्ट्रा है उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। Such kind of the problem arises due to the excessive pressure of the population और agriculture। ज्यादातर हमें ये एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलता है disguised unemployment। Disguised unemployment it refers to situation where the number of the worker in the job more than actually required to do, यानी जितने की रिक्वायर है उससे ज्यादा पर्सन वहां पे वर्क करता है, that is called disguised unemployment। An increase in the employment in an indicator of the depressed the economy, यानी कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी इंक्रीज होती जाते हैं कोई भी हमारे इकोनॉमी पे भी एक डिप्रेशन आता है। नाउ अभी लास्ट पॉइंट है, हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये लास्ट पॉइंट कर लेते हैं देन ओवर द चैप्टर। ओके, कंसिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment leads to a wastage of manpower resources, यानी ये इसके consequences क्या है?
तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, यानी कि मैन पावर का जो वेस्टेज हो रहा है, यानी वो वर्क कर रहा है वहां पे फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इट डिपेंड्स ऑफ द एम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। एंड थर्ड is unemployment may lead to increase in a social unrest and tension, यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे लिए, हमारे सोशल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, यानी नेशन, पूरी नेशन का टेंशन रहता है, यानी कि देश के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रहे यानी बेकार रहे तो सारा बर्डन पूरे नेशन पे आता है। सो दीज आर the consequences of unemployment. Now finish this chapter. Bye friends, subscribe my video and share more students. Okay, bye friends, and press the bell icon. Okay, bye friends.